Hi friends, I am Zishan and welcome to my YouTube channel Zishan Web. Today in this video we will see how to create WP list table on WordPress. So guys, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम WP लिस्ट टेबल को बना सकते हैं अपने वर्डप्रेस में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक प्लगइन बना लेते हैं। तो जस्ट मैं आता हूँ यहाँ पर and I have created a plugin like WP list table। सो मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। अभी इसको एक्टिवेट करने पे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने इस पर कोई काम नहीं किया। जस्ट मैंने यहाँ पर इस फाइल में प्लगइन नेम और URI डिस्क्रिप्शन जो आप नॉर्मल प्लगइन में यूज़ करते हैं वो दिया हुआ है, और 2-3 लाइन का कोड है बस। ओके, सिक्योरिटी के लिए। और यहाँ कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ है मैंने प्लगइन के dir का, इंक्लूड का, टेक्स्ट डोमेन वगैरह। ठीक है, तो जस्ट मैं एक्टिवेट बटन पे क्लिक करता हूँ और इस प्लगइन को एक्टिवेट कर देता हूँ। अभी इस प्लगइन को एक्टिवेट करने पे कुछ नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, WP लिस्ट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले वर्डप्रेस के एडमिन मेन्यू पे हम अपने प्लगइन की ज़रिए एक मेन्यू ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जो हुक है मेन्यू का वो है एडमिन मेन्यू। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ऐड एक्शन, तो ऐड एक्शन कर लेते हैं यहाँ पर एडमिन मेन्यू। एडमिन मेन्यू के हुक पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। हमारे प्लगइन का जो प्रीफिक्स है वो यूज़ कर लेते हैं, WLT क्रिएट एडमिन मेन्यू। ओके, तो ये एडमिन मेन्यू है हमारा। हम यहाँ पर जस्ट क्रिएट कर लेते हैं एक फंक्शन, और फंक्शन में हमें एक एडमिन मेन्यू बनाना है। तो एडमिन मेन्यू बनाने के लिए एक फंक्शन है ऐड मेन्यू पेज। वर्डप्रेस पे आप सर्च कर सकते हैं ऐड मेन्यू पेज फंक्शन, और इस फंक्शन के थ्रू हम एक मेन्यू ऐड करेंगे। तो ये एक सिंपल सा फंक्शन है जिसकी मदद से आप वर्डप्रेस के मेन्यू को ऐड कर सकते हो। तो मैं जस्ट यहाँ पर लिख लेता हूँ ऐड मेन्यू पेज फंक्शन। हाँ, ठीक है, तो ये हमारा एक फंक्शन हो गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें यूज़ कर लेंगे पहला जो हमारा है वो होगा हमारा मेन्यू टाइटल। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ WP लिस्ट टेबल ही लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो दूसरे पैरामीटर में अंडरस्कोर फंक्शन जो है वो ट्रांसलेट के लिए यूज़ होता है। तो इसके दूसरे पैरामीटर में मैं अपना जो है टेक्स्ट डोमेन यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अब दूसरा जो है हमारे पास वो है मेन्यू टाइटल। तो मेन्यू टाइटल भी बिल्कुल यही सेम दे देते हैं, और कैपेबिलिटी में हम यूज़ करते हैं मैनेज ऑप्शन। वर्डप्रेस पे आप सर्च करो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये मैनेज ऑप्शंस। ठीक है, और मेन्यू स्लग आप हमेशा कैपिटल स्मॉल लेटर में देंगे, तो WP लिस्ट टेबल। ठीक है, अब यहाँ पर आइकन, अब यहाँ पर ये हमारा कॉल बैक है ये फंक्शन आइकन के लिए, और ये हमारा पोजीशन के लिए। तो पोजीशन में 2 दे देता हूँ यहाँ पर, और कॉल बैक जो है मैं इसी फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ और अंडरस्कोर लगा के CB। ठीक है, तो इसका कॉल बैक हो गया। जस्ट इसके कॉल बैक को मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ और इस फंक्शन को क्रिएट कर लेता हूँ और अंदर कुछ इको कर देता हूँ। तो देखते हैं हमारा मेन्यू जो है वो क्रिएट हुआ कि नहीं। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ जस्ट तो आपने देखा कि हमारे पास एक WP लिस्ट टेबल के नाम से एक मेन्यू क्रिएट हो चुका है। जस्ट क्लिक ऑन इट एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो इको किया था वो डिस्प्ले हो रहा है। तो हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ पर एक फ़ाइल इंक्लूड करना है। जैसा कि मैंने इंक्लूड डायरेक्टरी में अपने WP लिस्ट टेबल डेटा में फ़ाइल बना के रखी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक फंक्शन से मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारी फ़ाइल जो है एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर फ़ाइल एग्जिस्ट करती है तो हम अपने फ़ाइल को इंक्लूड करवाएंगे, फाइल एग्जिस्ट, और यहाँ पर देंगे हम अपने इंक्लूड डायरेक्टरी का पाथ, और यहाँ पर हम
अपने wp list table data.php, मतलब अपने फाइल का नाम। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो इसे क्या करो, रिक्वायर वंस कर दो यहाँ पर, रिक्वायर वंस, ठीक है, यहाँ पर रिक्वायर वंस कर दो और इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर ये इनक्यू हुआ है तो मैं यहाँ पर PHP ओपन करके और यहाँ पर इको कर देता हूँ कुछ भी। तो अगर ये फाइल इनक्यू हुई है तो हमारे मेन्यू में डिस्प्ले होगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फाइल, ये चीज़ वर्ड डिस्प्ले हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इस फाइल में wp लिस्ट टेबल को एक्सटेंड करना है। तो सबसे पहले ये जो wp लिस्ट टेबल एडमिन मेन्यू में होता है, तो हमें इसको एक्सटेंड करना है, इसके क्लास को। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर क्लास एग्जिस्ट करती है, अगर क्लास एग्जिस्ट नहीं करती है wp लिस्ट टेबल, wp लिस्ट टेबल यहाँ पर हमें मिल भी जाएगा, वो ये रहा wp लिस्ट टेबल की क्लास है यहाँ पर, और इसे हम यूज़ कर लेंगे। अगर क्लास एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम इसे क्या करेंगे, रिक्वायर वंस कर देंगे। ठीक है, अगर ये क्लास एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसको रिक्वायर वंस कर देंगे, और हमें जो इसका पाथ जो मिलेगा वो abs पाथ, ये हमें एडमिन तक का लेके आ जाता है, wp तक का पाथ दे देता है वर्डप्रेस तक। और यहाँ से हमें इसे इंक्लूड करना पड़ेगा wp एडमिन से, wp-admin, और एडमिन के अंदर जो है इंक्लूड्स के फोल्डर में, मैं आपको दिखा दूंगा, इंक्लूड्स के फोल्डर में क्लास, आई थिंक क्लास wp-list-table.php, यही क्लास है, शायद यही है। इंक्लूड के अंदर यहाँ देख लेते हैं, इंक्लूड्स के अंदर क्लास wp-list-table.php, इंक्लूड के अंदर क्लास wp-list, तो हमने यहाँ इसे रिक्वायर कर दिया। अब हमें क्या करना है, अगर ये रिक्वायर हुआ है तो हम क्या करते हैं, जस्ट एक क्लास बना लेते हैं अपना, और ये देखें ये पूरा हो गया। मैं यहाँ पर जस्ट एक क्लास बना लेता हूँ और क्लास का नाम दे देते हैं wlt लिस्ट टेबल करके कुछ। ठीक है, ये हमारी क्लास हो गई, और इसमें हम एक्सटेंड कर देंगे, और एक्सटेंड, आई थिंक स्पेलिंग ये है, एक्सटेंड कर देंगे wp लिस्ट टेबल वाली क्लास को। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस एक्सटेंड कर दिया है, और यहाँ पर जो है ये एक्सटेंड। ठीक है, तो ये क्लास एक्सटेंड हो चुकी है। अभी हमें क्या करना है, इसके प्रीपेयर आइटम फंक्शन को सबसे पहले कॉल करेंगे हम, जो ये रहा प्रीपेयर आइटम फंक्शन। तो मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ पब्लिक फंक्शन प्रीपेयर आइटम, और इसके अंदर सबसे पहले हमें करना ये होगा कि हम ऑर्डर बाय को गेट करें, ऑर्डर को गेट करें, और सर्च पैरामीटर को गेट करें। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ ऑर्डर बाय के नाम से, और $गेट में चेक कर लेते हैं इस सेट करके कि ये मौजूद है या नहीं। और ये $गेट जो है वो wp लिस्ट टेबल जहाँ इनक्यू है वो देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस सेट कर लेता हूँ ऑर्डर बाय अगर मौजूद है तो ठीक है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ऑर्डर बाय को रिटर्न, और यहाँ पर ऑर्डर बाय के लिए कर लिया। अब मैं बनाता हूँ ऑर्डर के लिए यहाँ भी सेट करेंगे, और जस्ट यही चीज़ यहाँ पर कॉपी। बस इस वक्त क्या होगा कि हमारा ऑर्डर बाय नहीं, ऑर्डर करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ऑर्डर करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको वैसे ही रिटर्न करवा देता हूँ, अगर ये है तो वैसे ही आ जाए, वरना एम्प्टी। ठीक है, तो अब हमारे पास सर्च फॉर्म है, तो सर्च फॉर्म के लिए एक और वेरिएबल बना लेते हैं और इस वेरिएबल में मैं इस सेट करूँगा $post पे। तो मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर जो है $post
और यहाँ पर पैरामीटर जो है वो एस है, क्योंकि हमें सर्च के पैरामीटर डालना, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, एक फंक्शन यहाँ पर कॉल कर देते हैं $this करके, उस फंक्शन पे हम अपने टेबल को बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉल कर लेता हूँ WLT लिस्ट टेबल डेटा, हाँ WLT लिस्ट टेबल डेटा, इस नाम से एक फ़ंक्शन बना लिया मैंने। अब उस फंक्शन में मैं क्या करूँगा, इन तीनों पैरामीटर को रख दूँगा। पहला पैरामीटर ऑर्डर बाय, दूसरा पैरामीटर ऑर्डर, और तीसरा पैरामीटर सर्च फॉर्म, ठीक है। तो ये तीन पैरामीटर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, कॉलम के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं, WLT कॉलम, और यहाँ पर हम एक फंक्शन कॉल करवा लेंगे जो कि दिस करके गेट कॉलम। अब ये गेट कॉलम फंक्शन जो है ये हमें वहीं पर जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट, ये गेट कॉलम फंक्शन, इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमने इस फंक्शन को कॉल कर लिया। अब हम इस फंक्शन में कॉलम ऐड करेंगे, और एक होता है हिडन कॉलम के लिए, तो हम हिडन कॉलम के लिए ये यूज़ कर लेंगे, ठीक है। हिडन कॉलम के लिए हमारे पास है गेट हिडन कॉलम का एक फंक्शन, गेट हिडन कॉलम, ये रहा, ये फंक्शन है WP लिस्ट टेबल के अंदर। तो हम यहाँ पर उसे $this करके, क्योंकि $this हमने क्यों लगा रहे हैं, हम क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि WP लिस्ट टेबल जो है वो यहाँ पर हम एक्सटेंड कर चुके हैं, तो यानी हम उसका WP लिस्ट टेबल के क्लास का सारा फंक्शन इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये दो फंक्शन यूज़ कर दिया। अब एक पैरामीटर आता है, एक पैरामीटर है जिसमें अंडरस्कोर कॉलम हेडर, ठीक है, जो हम कॉलम हेडर रिटर्न करता है, ठीक है, टेबल का हेडर। तो कॉलम हेडर से, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एरे में मैं ये WP कॉलम और जो है हिडन, ठीक है, और ये हिडन कॉलम, और बस ये दो फंक्शन अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये तो हमारा काम हो गया कि प्रीपेयर आइटम हमने कैसे तैयार की थी। अब हमें एक फ़ंक्शन यूज़ करना है, पब्लिक फंक्शन WP लिस्ट टेबल, क्या नाम दें, डेटा कोड, बल्कि हमने ये फंक्शन तो बनाया, तो हम नाम यहाँ पर ये यूज़ कर लेते हैं। इसी फंक्शन में हम डेटा रिटर्न करवाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर वो तीन पैरामीटर हम यूज़ कर लेते हैं जो हमने ऊपर बनाया है, ठीक है। तो पहला पैरामीटर है ये ऑर्डर बाय, अगर नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो एम्प्टी, और ये इस तरीके से यही पैरामीटर हो जाएगा यहाँ पर, और ये तीनों पैरामीटर इस फंक्शन में पास कर देते हैं, ठीक है। ये तीन पैरामीटर हमने पास कर दिया। अब हमें क्या करना है, एक डेटा का एरे बनाते हैं, और डेटा लिस्ट के नाम से या डेटा एरे के नाम से एक एम्प्टी एरे इसमें सेव करवा देते हैं, और इस डेटा के एरे में और रिटर्न कर देते हैं यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं डेटा एरे को, और इस डेटा के एरे में हम कंटेंट पूरा अपना इनको वो करेंगे, ठीक है। अब ये $डेटा के एरे में इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर एक एरे बना लेते हैं, ठीक है। अब इस एरे में हमें अपना कॉलम डिफ़ाइन करना है कि हम क्या कॉलम यूज़ बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, ठीक है। तो पहला कॉलम जो आईडी में दे देता हूँ आईडी के लिए, और यहाँ पर जो है एसोसिएटिव एरे में हम ये लिख देंगे कि हमारा जो कॉलम आईडी है वो फला 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 है, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये फंक्शन हमने कॉल कर लिया है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है कि एक फंक्शन होता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिखाया कि गेट हिडन कॉलम, तो यहाँ पर इस फंक्शन को भी कॉल करना पड़ेगा हमें। तो इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं, और इस फंक्शन में हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं एरे को, ठीक है। मैंने एरे को रिटर्न कर दिया यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, गेट कॉलम के फंक्शन को ले लेता हूँ, ठीक है। गेट कॉलम्स के फंक्शन को ले लेता हूँ, और यहाँ पर
और यहाँ पर कॉलम्स के एरे में हमें वही आईडी पास करनी होगी। जैसे कि हमें एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं कॉलम, और इसे मैं बराबर कर देता हूँ एक एरे के, और इस एरे में मैं यही आईडी जो है ये यूज़ करूँगा यहाँ पर। ये आईडी यूज़ करूँगा, और एक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आईडी लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आईडी लिख दिया मैंने, और अपना टैक्स डोमेन WLT टैक्स डोमेन जो है हमारा वो यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इस एरे को यहाँ पर मैं रिटर्न कर देता हूँ, और ये रिटर्न कर देता हूँ। यहाँ पर एक और पैरामीटर जो है एरे में हम इंक्लूड करवाएंगे वो होगा CB। ये कॉलम के लिए होता है, ठीक है। जो चेक बॉक्स हम देते हैं वो यहाँ पर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनपुट टाइप एक चेक बॉक्स बना लेते हैं। इनपुट टाइप बराबर है चेक बॉक्स, ठीक है। तो ये हमारा चेक बॉक्स हो गया, और फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, बस इतना ही। और यहाँ पर कॉमा, और ये ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। ये कॉमा यहाँ पर, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इस फंक्शन को, जैसे कि हमारा जो प्रिपेयर आइटम फंक्शन है वो इस क्लास के अंदर है, हमें नीचे कॉल करवाना पड़ेगा ताकि वो वर्डप्रेस पे, क्योंकि अभी हम यहाँ पर रिफ्रेश करें तो अभी ऐसा कुछ यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा, एरर वगैरह आएंगे, ठीक है। तो लाइन और एरर भी देख लेते हैं साथ में। ऑन लाइन नंबर 21 यहाँ पर एक एरर है, और वो एरर ये है अनएक्सपेक्टेड पैरामीटर। यहाँ पर आते हैं, ये है एरे कॉलम हेडर। अच्छा, मैंने यहाँ पर = नहीं लगाया है, जब भी ऐसा एरर दे रहा है। तो यहाँ पर अब देखें एरर नहीं आ रहा है, और फिर जो है यहाँ पर हमें अभी कुछ डिस्प्ले भी नहीं हो रहा है क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और फंक्शन कॉल करते हैं, वो होगा कॉलम डिफ़ॉल्ट। मतलब डिफ़ॉल्ट क्या कॉलम होना चाहिए, और इसका भी फंक्शन यहाँ पर बना हुआ WP लिस्ट टेबल में, कॉलम डिफ़ॉल्ट, ये रहा, ये फंक्शन है। और इसके अंदर आइटम और कॉलम नेम हमें मिलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और कॉलम डिफ़ॉल्ट यहाँ ऐड कर देता हूँ, और ये फंक्शन, और इसके अंदर जो 2 पैरामीटर है वो भी दे देता हूँ यहाँ से ही देख के, ठीक है। तो ये 2 पैरामीटर है हमारे पास। हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कॉलम में जो रिटर्न करेंगे वो हमारे पास स्विच केस हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर स्विच केस बना लिया हमने, और कॉलम नेम में दे देता हूँ कि कॉलम नेम क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कोड है, देखिए यहाँ पर ये कोड हो गया, ये डिफ़ॉल्ट है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट केस है हमारा वो आईडी पे है, तो क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पर हम WP ये आईडी ही देंगे जो हमने वहाँ पर दिया है, WLT आईडी, और रिटर्न कर देंगे यहाँ पर $आइटम पे ये वेरिएबल, ठीक है। तो ये हमारा रिटर्न हो गया यहाँ पर, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास, और इसे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास, जैसे कि मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट दूंगा, और डिफ़ॉल्ट जो है उस पर मैं रिटर्न कर दूंगा कि अगर ये कॉलम नहीं है, अगर कॉलम नहीं है तो क्या शो होना चाहिए। तो मैं जस्ट यहाँ पर शो करवा देता हूँ, लिख देता हूँ नो पोस्ट फाउंड, ठीक है। ये मैसेज आ जाएगा अगर कॉलम नहीं है तो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम CB के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ, और इस फंक्शन में चेक बॉक्स को क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये कॉलम CB का भी एक फंक्शन है जो कि WP लिस्ट टेबल में मौजूद है। ये रहा कॉलम CB का फंक्शन है, और इसके अंदर $आइटम होता है, ठीक है।
तो हम बस इसे ही यूज़ कर लेते हैं चेक बॉक्स को डिज़ाइन बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आइटम्स, और यहाँ पर क्या करते हैं हम कि एक वेरिएबल बना लेते हैं, और चूँकि हमें WP लिस्ट टेबल के नहीं चाहिए, हमें अपना कुछ करना है इसमें, तो हम क्या करेंगे, चेक बॉक्स के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, और इनपुट टाइप में यही पूरा कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट करके मैं सेमीकोलन से इसे क्लोज करता हूँ और रिटर्न कर देता हूँ मैं चेक बॉक्स को, ठीक है। तो ये हमारा जो है हो गया यहाँ पर ये फंक्शन। अब हम चेक कर लेते हैं क्या हुआ। अभी भी कुछ होगा नहीं क्योंकि हमने क्लास के फंक्शन को कॉल नहीं किया, और यहाँ पर जो है वो एरर भी बता रहा है, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न। यहाँ पर जो है एरर इस वक्त वो है डॉलर चेक बॉक्स, चेक बॉक्स यहाँ पर एरर दे रहा है। अभी देख लेते हैं इस एरर को। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं एरर क्या है हमारा। अनएक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन लाइन नंबर 55 पे एरर है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 55 पे क्या एरर है। तो इस रिटर्न को इन्होंने एरर कहा है, तो हमने क्या किया, केस में हम कॉलन यूज़ करते हैं तो यहाँ पर एरर चले जाता है, सही है। यहाँ पर हमने कॉलन नहीं लगाया था, इसकी वजह से वो एरर आ रहा था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर चेक बॉक्स को रिटर्न करवा दिया। अब हमें क्या करना है, जस्ट इस फंक्शन को कॉल करना है। तो इस क्लास के फंक्शन को कॉल करने के लिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल बनाते हैं और न्यू करके इस क्लास को कॉल करवा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस क्लास को न्यू करके कॉल करवाते हैं और इस ऑब्जेक्ट की मदद से इस क्लास के फंक्शन को कॉल कर देते हैं। यहाँ पर प्रिपेयर आइटम जो हमने बनाया है ये एक फंक्शन है जिससे कॉल करना है, और एक फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट जो डिस्प्ले के लिए, टेबल के डिस्प्ले के लिए वो है डिस्प्ले का फंक्शन यहाँ मौजूद होगा जो डिस्प्ले करवाता है यकीनन। तो यहाँ पर फंक्शंस है जो डिस्प्ले करवाते हैं। तो मैंने फिर डिस्प्ले के फंक्शन को यूज़ किया और आप रिफ़्रेश करके देखते हैं पेज, तो एज़ यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास डेटा टेबल जो है WP लिस्ट टेबल है वो बन चुकी है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो हमारे पास नो आइटम फाउंड यहाँ पर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर ऐड कर लेते हैं डेटा एरे, और यहाँ पर रिटर्न किया है मैंने, लेकिन आईडी वहाँ पर शो नहीं हो रही है। वहाँ पर ये शो हो रहा है कि नो आइटम फाउंड। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर ये कर सेमीकोलन लगा कर यहाँ पर ये भी अभी डिस्प्ले नहीं हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या एरर है। तो हाँ, यहाँ पर हमने एक गलती कर दी क्योंकि हमने डेटा के एरे में इसको सेव करवाना है। तो डेटा हमने डायरेक्ट एक वेरिएबल में एरे सेव करवा दिया, तो एरे में इस एरे में हमें सेव करवाना था, तो यहाँ पर एरे बनाना है, ठीक है। तो अब रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पर आपने देखा कि अभी भी ऐड नहीं हुआ है। तो और क्या यहाँ पर हो सकता है। सो गाइज़, हमारा जो है वो एटलीस्ट WP लिस्ट टेबल तो तैयार हो गया। So guys, I will debug the actual problem why data is not rendering, and I will explain the issue with you, and also on next video I will show you how to render dynamic data on WP list table. If you like my video, so please share and subscribe my channel. So for till then, Allah Hafiz.